टू ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जहाँ साइंस का प्रैक्टिस सेट 37 यानी 37 नंबर लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। अभी तक मैंने 36 प्रैक्टिस सेट कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने इसमें से 36 प्लेलिस्ट में से नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये रेलवे के लिए रामबाण बुक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, आप वहां से इसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के ही क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है। किसका किसका इकाई जो है वो एक होती है। भौतिक राशियों की इकाई जो होती है वो एक होती है। दाब और बल का, बल और उत्क्षेप बल का, या बल और गति का, या बल और चाल का। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राशि की, अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि बल क्या होता है। बल जो है, अगर बल देखा जाए तो बल क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। बल क्या होता है, बल की बात करें तो बल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F बराबर क्या होता है ma। ठीक है, तो अगर इसका हम मात्रक देखें तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, इसे न्यूटन से डिनोट करते हैं। अगर इसका बीमा देखें तो mL/T-2 करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम दाब की बात करें तो दाब क्या होता है, दाब होता है यानी कि प्रेशर जो होता है फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, तो इन दोनों का तो दाब और बल का एक समान नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बल का तो हमको पता है कि न्यूटन होता है, और उत्क्षेप बल का भी क्या होता है, इकाई क्या होती है, न्यूटन ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ गति की अगर हम बात करें तो गति की अगर आपसे पूछा जाए कि गति का क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि गति का भी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, स्पीड जो होती है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है। अगर उसका डायमेंशन देखा जाए तो L/T-1 होता है, जो कि सेम नहीं होगा। और ये बल और चाल का जो स्पीड जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा बी ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, यानी न्यूटन के गति का प्रकाशन वर्ष कब किया गया था। तो न्यूटन के गति का प्रकाश जो वर्ष हुआ था वो न्यूटन की गति को किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सबसे पहले महान वैज्ञानिक जो थे सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में न्यूटन के नियम को क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इन्होंने अपने पुस्तक क्या था, प्रिंसिपिया में इसका ये किया था। न्यूटन के प्रथम नियम से हम क्या निकालते हैं, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम से हम बल के सूत्र को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो किन्हीं दो स्थूल के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो ये पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में मान्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वो तरल के घनत्व पे यानी डेंसिटी पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि PV और HG, AU और AG, CU और FE, CU और L,
यानी ये कौन से तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? तो लेड और पारा जो होता है ये तुलनात्मक रूप से जो होते हैं ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? द्रव और गैसों में ताप का अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है? संवहन होता है। क्या होता है? संवहन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो संवहन होता है वो द्रव और गैस में ही होता है, ठोस में संवहन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। संवहन द्वारा क्या होता है? द्रव्यमान का भी क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और संवहन ऊष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि भी है। संवहन जो होता है ये आप ऊष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। एक थर्मस फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। आकर्षण बनाने के लिए, चमक उत्पन्न करने के लिए, बाह्य विकिरण अवशोषित करने के लिए, या सभी बाह्य विकिरण परिवर्तित करने के लिए। देखिए, जो थर्मल फ्लास्क होता है, ठीक है, तो उसको भली पर पॉलिश क्यों किया जाता है? कि उसके बाहर का जो विकिरण बाहर का जो विकिरण होता है उसे परिवर्तित करने के लिए उसके बाहर क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि विकिरण होती है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि जो होती है वो क्या होती है? विकिरण होती है। ठीक है, और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक जब पहुंचती है तो ये विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक क्या होती है? पहुंचती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो एक्सपेंशन के कारण होता है। कि जब फ्रीजिंग किया जाता है तो तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा एक्सपेंशन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर क्या होता है? द्रव का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ताप बढ़ाने पर द्रव का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब स्टील की प्लेट की सूखे बर्फ से ठंडा किया जाए, या पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो, या प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो, या पीतल का प्लग गर्म किया जाए और स्टील की प्लेट को ठंडा किया जाए। देखिए, इस केस में क्या होता है? पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट क्या हो? गर्म की गई हो। अच्छी पकड़ तभी होगा जब पीतल का प्लग क्या होगा? ठंडा होगा और स्टील की प्लेट गर्म होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कांच के बोतल में लगा धातु ढक्कन जब नहीं खुलता है तो बोतल का मुख क्या करते हैं? गर्म पानी में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि वो खुल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 200 ग्राम भार वाले लोहे के एक टुकड़े का ऊष्मा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है से बढ़ाकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड की जाती है। टुकड़े पर कितना ऊष्मा स्थानांतरित की जाए यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 450 जूल पर केजी पर केल्विन है? देखिए, हमारे पास एम यहाँ पे कितना दिया है? एम हमारे पास 200 ग्राम दिया है। 200 ग्राम अगर इसे हम केजी में कन्वर्ट करें तो ये 0.2 केजी हो जाएगा। अब क्यू को क्या कहता है कि 30 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाए तो 60 माइनस 30 यानी कि थीटा को कह रहा है कि 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 यानी कि थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा? एस का वैल्यू हमारे पास क्या दे दिया है? एस का वैल्यू 450 जूल पर केल्विन दिया हुआ है। तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है एम एस थीटा। एम हमारे पास 0.2 ग्राम है, एस हमारे पास 450 है,
थीटा हमारे पास 30 है, तो बस काम हमारा हो गया। इसमें का 10, 30 दूनी 60, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 को 450 से गुना करेंगे तो 6 0 0, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि 2700 जूल क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोशनी, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। ठीक है, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, या ये अपवर्तन की वजह से होता है, यह प्रकाश की प्रकिरण का प्रभाव है, या ये लंबन त्रुटि के वजह से होता है। तो ये क्या होता है, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण सूर्य की किरण क्या नाम है हरे रंग का दिखाई देने वाले कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, फोटोग्राफी में फिल्टर व सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब यही सब कारण की वजह से। ठीक है, और टेलीविज़न में लाल हरा नीला रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आप सब देखे होंगे। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए इसमें पानी मिल्क मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, निकेल, सूरज का प्रकाश, शांत सल्फ्यूरिक एसिड या ताप। तो इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षार का रंग कैसा होता है। तो क्षार का रंग फिनोल्फ्थेलिन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, फिनोल्फ्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, फिनोल्फ्थेलिन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी, ये पीला मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला। ये क्षार का रंग कैसा होता है। देखिए, क्षार का रंग जो होता है फिनोल्फ्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन में एसिड को मिलाते हैं जो फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन ही रहता है। ठीक है, जब फिनोल्फ्थेलिन में जब क्षार मिलाते हैं तो फिनोल्फ्थेलिन का जो रंग होता है वो गुलाबी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश को क्यूमलाइन भी कहते हैं, यानी किसको क्यूमलाइन भी कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनाइड को, या कैल्शियम ऑक्साइड को। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूमलाइन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी मात्रा में समुद्री जल में पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करें। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड जल एवं अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट, डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। कौन जो है मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, तो एजी जो है मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस, इस अपक्रिया इसे दी गई प्रतिक्रिया का डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये संयोजन का उदाहरण है। जैसे C+O2 को हम क्या लिखते हैं, CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मिल से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। तो पैरासीटामोल हम अधिकतर बुखार या देह हाथ के दर्द में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी औषधि है
तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो कौन जो है ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो जो उभयधर्मी होते हैं, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन डी यानी उभयधर्मी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो केंद्रक करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केंद्रक में डीएनए, आरएनए तथा गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और केंद्र के मुख्य तक कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो किस में बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो यकृत में यानी कि लीवर में। तो पित्तरस का कहाँ उत्पादन होता है, यकृत में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, पित्तरस भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। अगर यकृत की औसतन वजन हम देखें तो 1500 ग्राम या 1.5 kg कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। तो ये कहाँ स्थिर होता है, तो ये दिल में स्थिर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गुर्दा रक्त को छानने का कार्य करता है। अगर गुर्दा की बात की जाए तो ये रक्त को छानने का कार्य करता है। गुर्दा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, अगर गुर्दा के औसतन वजन हम देख लें तो 140 से 150 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट, डायलिसिस किससे संबंधित होता है। तो डायलिसिस जो होता है ये गुर्दा से विक्र से क्या नाम है, गुर्दा से संबंधित होता है, या इसे कह सकते हैं वृक्क। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डायलिसिस की क्रिया में रक्त किडनी के बाहर छनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। एक ही मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, जिससे मूत्र और वीर्य दोनों निकलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि डैश के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। तो ब्रोफाइट में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। डैश के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। ब्रोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।